नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे शहर की कहानी में उतरते हैं जो सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि खुद में समय का एक जीता जागता म्यूजियम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, जिसकी जमीन की हर परत में एक नया साम्राज्य, एक नई कहानी दफन है। यही सवाल तो दिल्ली को सबसे अलग बनाता है ना? जरा सोचिए, ये शहर कितनी ही बार बना, कितनी बार उजड़ा और फिर से बसाया गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसकी अहमियत कभी कम नहीं हुई। और इसकी एक बड़ी वजह थी इसकी लोकेशन, जो किसी भी शासक को पूरे उत्तर भारत पर कंट्रोल देती थी। तो आइए इसी शानदार सफर को करीब से देखते हैं। तो दिल्ली के इस लंबी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 बड़े हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसकी प्राचीन जड़ों की, फिर चलेंगे सल्तनत और मुगल दौर में, उसके बाद देखेंगे कि ब्रिटिश राज में क्या हुआ, और आखिर में जानेंगे कि ये आजाद भारत की राजधानी कैसे बनी। तो कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, दिल्ली की उस पहचान से जिसके तार पौराणिक कथाओं से लेकर जमीन के नीचे दबे सबूतों तक से जुड़े हैं। देखिए, दिल्ली का जिक्र तो महाभारत के समय से मिलता है, जब इसे पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। फिर सदियां बीती, यहाँ मौर्य साम्राज्य के भी निशान मिले, लेकिन दिल्ली के पहले असली शहर की नींव रखी गई 1052 में, जब तोमर राजा अनंगपाल ने लाल कोट का किला बनवाया। और इसी मजबूत नींव पर बाद में पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा खड़ा किया। अब ये जो लाल कोट है ना, इसे सिर्फ एक किला मत समझिए, ये दिल्ली का पहला प्रॉपर शहर था। ये वो सेंटर पॉइंट था, वो न्यूक्लियस था जिसके चारों ओर आने वाले सुल्तानों और बादशाहों ने अपनी दिल्ली बसाई। तो लाल कोट तो बन गया, लेकिन इसके बाद दिल्ली में एक ऐसा दौर आया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये वो दौर था जब दिल्ली पहली बार औपचारिक तौर पर सत्ता का सबसे बड़ा सेंटर बनी। ये था सल्तनत का युग। ये दौर दिल्ली के लिए बहुत ही ज्यादा उथल-पुथल वाला था। सोचिए, सिर्फ 300 सालों के अंदर यहाँ गुलाम, खलजी, तुगलक और लोधी एक के बाद एक कई सल्तनतें आईं और गईं। हर कोई दिल्ली पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था। और सल्तनत के इस नए दौर की शुरुआत का अगर कोई सबसे बड़ा सिंबल है तो वो है कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अपनी जीत की निशानी के तौर पर बनवाना शुरू किया, और ये दिल्ली में इस्लामिक आर्किटेक्चर का पहला बड़ा शाहकार बनी। वैसे सल्तनत के सुल्तानों में एक नाम बहुत मशहूर है, मोहम्मद बिन तुगलक। इनके प्लान्स तो बड़े जबरदस्त थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। जैसे इन्होंने पूरी राजधानी को दिल्ली से दक्षिण में दौलताबाद शिफ्ट करने का फरमान सुना दिया, और तो और एक टोकन करेंसी भी चलाई। लेकिन अफसोस, उनके दोनों ही बड़े फैसले बुरी तरह फेल हो गए। तो सल्तनत का ये तूफानी दौर गुजरा, और फिर दिल्ली की कहानी में एंट्री होती है मुगलों की। ये वो दौर था जब दिल्ली ने स्थिरता देखी और आर्किटेक्चर के एक ऐसे सुनहरे दौर में कदम रखा जिसने इसे एक शाही राजधानी की शक्ल दे दी। और दिल्ली में मुगल आर्किटेक्चर का जो पहला शानदार नमूना हमें देखने को मिलता है वो है हुमायूं का मकबरा। ये कोई आम मकबरा नहीं था, ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का पहला गार्डन टूम था। मतलब एक ऐसा मकबरा जो चारों तरफ से भागों से घिरा हो। इसी ने आगे चलकर ताजमहल जैसी इमारतों को प्रेरणा दी। लेकिन मुगल दौर का गोल्डन पीरियड तो तब आया जब शाहजहां ने एक पूरा का पूरा नया शहर बसा दिया, शाहजहानाबाद, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। और इस नए शहर के दिल में थी दो चीजें, एक लाल किला जो बादशाहों का घर था, और दूसरी जामा मस्जिद जो शहर की सबसे बड़ी मस्जिद थी। तो मतलब साफ था, इस दौर ने दिल्ली को सिर्फ एक राजनीतिक राजधानी नहीं बनाया, बल्कि इसे पूरी दुनिया में मुगल आर्ट, कल्चर और पावर का ऐसा सेंटर बना दिया जिसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन जैसा कि इतिहास का दस्तूर है, कोई भी दौर हमेशा नहीं रहता। मुगलों की शान ढलने लगी और दिल्ली के दरवाजे पर एक नई ताकत ने दस्तक दी, ब्रिटिश राज। दिल्ली की कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। साल 1857, ये वो साल था जिसने दिल्ली की कहानी को पूरी तरह से पलट दिया। इससे पहले तक दिल्ली भले ही कमजोर सही, पर मुगल बादशाह का घर थी, एक सिंबल थी। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद सब कुछ बदल गया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया गया और दिल्ली सीधे अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गई। और फिर आता है ये साल 1911, एक तारीख जो दिल्ली के तकदीर के पन्नों में एक नया अध्याय लिखने वाली थी। दिल्ली में लगा था भव्य दरबार, और किंग जॉर्ज पंचम ने वो ऐलान किया जिसने सब कुछ चौंका दिया। ब्रिटिश इंडिया की राजधानी अब कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट होगी।
एक बार फिर दिल्ली को एक विशाल साम्राज्य की राजधानी बनने का मौका मिला। और बस इस एक ऐलान के बाद एक बिल्कुल नए प्लान्ड शहर को बसाने का काम शुरू हो गया। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर जैसे बड़े आर्किटेक्ट्स ने इसे डिजाइन किया और 1921 में नई दिल्ली का औपचारिक उद्घाटन हुआ, जो आज भी भारत की सत्ता का केंद्र है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे दिल्ली पर अलग अलग साम्राज्यों ने राज किया, लेकिन अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था, भारत की आज़ादी का दौर और एक नए राष्ट्र के दिल के रूप में दिल्ली की नई भूमिका। 15 अगस्त 1947 और जगह थी वही लाल किला जो कभी मुगल सत्ता का प्रतीक था। यहीं से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत का तिरंगा फहराया। सोचिए कितना बड़ा सिंबॉलिक मोमेंट था ये। एक शाही अतीत को एक लोकतांत्रिक भविष्य से जोड़ने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता था। और आज़ादी के बाद तो दिल्ली ने जैसे एक नई उड़ान भरी। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का खास दर्जा मिला। इसने एशियन गेम्स से लेकर G20 जैसे बड़े बड़े ग्लोबल इवेंट्स को होस्ट किया और देखते ही देखते ये पूरे भारत से आए लोगों के लिए एक संस्कृति का संगम बन गई। तो आज की दिल्ली क्या है? इसकी पहचान एक नहीं बल्कि कई हैं। ये देश की सबसे बड़ी राजनीतिक सीट है, ये NCR का इकोनॉमिक इंजन है, ये अलग अलग संस्कृतियों का घर है और साथ ही ये एजुकेशन और रिसर्च का भी एक बहुत बड़ा हब है। तो कुल मिलाकर आज की दिल्ली एक ऐसा महानगर है जहां इतिहास की हर परत, हर दौर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यहाँ आपको पुराने किले भी दिखेंगे और अंग्रेजों के बनाए चौड़े रास्ते भी, सब एक साथ। तो इंद्रप्रस्थ की पौराणिक गलियों से निकलकर एक ग्लोबल मेगा सिटी बनने तक का ये सफर तो हमने देख लिया, पर सवाल अब भी वही है, दिल्ली की इस कभी ना खत्म होने वाली कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।